जी अच्छा, सर। गुड मॉर्निंग अखिलेश। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वी आर हैप्पी टू इंटीमेट कि ये सामने हमारे अखिलेश सर है जो लॉ है और इन्होंने सिविल सर्विसेज गुड मॉर्निंग मेंस एवरीबॉडी। कई बार दिया, पीसीएस भी दिया और कोचिंग में भी ये अभी आज के समय में बढ़िया गाइड करते हैं। जीएस पर इनकी बढ़िया कमांड है, लॉ भी इनका सब्जेक्ट है। तो ये ज्योग्राफी आप लोगों को पढ़ाएंगे, आप लोग इनसे पढ़ भी सकते हैं और कोई क्वेरी हो बाद में कर भी सकते हैं। तो कंटिन्यू अखिलेश जी। 16वां सेशन आज हम होंगे कामयाब का है। 16वें सेशन में हम होंगे कामयाब में ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे, प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से पढ़ाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मॉर्निंग सर। ब्रह्मांड से हम सोचे कि शुरू करेंगे और इसमें बहुत ज्यादा समय न देते हुए, इधर उधर समय लॉस न करते हुए, क्योंकि थोड़ी देर का समय है। ये सब चैप्टर इतने मतलब वास्ट हैं कि इतना समय आपको कम ही लगेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी जानकारी जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकता है उन पर हम कंसंट्रेट करें। एक चीज पहले ही मैं बता दूं कि देखिए, जब आप कंपटीशन के लिए जीएस की तैयारी करते हैं ना, तो उस समय बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं। आपको सिद्धांत वाली चीजें भी जो है कई चीजें मन करता है कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो उस पर जब आप डिटेल में जाएंगे ना, डिटेल जानने की कोशिश करेंगे ना, तो वहां दिक्कत हो जाएगी, आप बहुत ज्यादा पढ़ने लगेंगे। जबकि हमको क्या करना है कि हमको कंसंट्रेट करना है कि जो चीजें एग्जाम में आए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा और मैं जो भी पढ़ाऊंगा उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाऊंगा क्वेश्चन। और ये सब होता कैसे है कि जब आप क्वेश्चन देखते हैं हर एग्जाम के, जो जिस लेवल का एग्जाम दे रहा है, कोई एसएससी, सिविल सर्विसेज, पीसीएस, आईएएस, सबका लेवल अलग अलग है। तो इस लेवल से जो लोग एग्जाम देते हैं उसका है कि उसमें जो है किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो हम पढ़ाते जाएंगे, बीच बीच में आपसे हम जो है वो बताते जाएंगे कि देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। और यही चीज आपको भी अपने अंदर डेवलप करनी है। आपको यही डेवलप करना है कि क्वेश्चन फ्रेम करना, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आया है तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है ये ब्रह्मांड ही मैंने शुरू वो किया है। इसके बाद ब्रह्मांड के बाद ब्रह्मांड में ही गैलेक्सी आ जाएगी, फिर सौरमंडल आ जाएगा। और सौरमंडल के बाद जब सूर्य और सारे ग्रहों के बारे में बता देंगे जो एग्जाम में पूछ सकता है, उसके बाद हम लोग तब पृथ्वी जब शुरू करेंगे तो फिर पृथ्वी का ही चलेगा अपना पूरा, चाहे उसमें अथल मंडल हो, जल मंडल हो, वायुमंडल हो। 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे और उसको जो है हर स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल में अलग अलग सारी चीजें पढ़ते जाएंगे। तो फिलहाल हम लोग ब्रह्मांड शुरू करते हैं। देखिए, ब्रह्मांड की जो पूरी है कि इतना बड़ा है ब्रह्मांड कि हम आप उसको जो है कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि पूरी पृथ्वी को, या आप छोड़ दीजिए, आप जो भी शहर में रहते हैं उस शहर को ही अगर ब्रह्मांड मान ले, तो आपका सौर मंडल, अभी ये जो पॉइंट है एक छोटा सा हो सकता है, आपको दिख भी नहीं रहा, यह सौर मंडल होगा। और सौर मंडल में अभी आप सोचिए, सौर मंडल में पृथ्वी की क्या स्थिति है। जैसे जैसे क्रम से आप अभी आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो आपको अंदाजा खुद ही लगेगा कि ये सौर मंडल है क्या, कितना बड़ा है, सौर मंडल कितना बड़ा है। उसके बाद आपका जो है गैलेक्सी कितनी बड़ी है, और गैलेक्सी के बाद ब्रह्मांड। तो हम आपसे अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछें ब्रह्मांड के परिप्रेक्ष्य में, हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आप कहाँ रहते हैं, तो आप जाहिर सी बात है तब देवरिया तो कहेंगे नहीं। जब ब्रह्मांड के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हैं तब आप कहेंगे कि हम जो है पृथ्वी पर रहते हैं। अब पृथ्वी किसका भाग है? पृथ्वी हमारे सौरमंडल का भाग है। सौरमंडल क्या है? सूर्य, उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, ग्रहों के उपग्रह, और उसके अलावा कुछ क्षुद्र ग्रह जिन्हें एस्टेरॉइड्स कहते हैं, और धूमकेतु जिन्हें जो है कॉमेट कहते हैं। तो ये सब का जो संयुक्त रूप एक परिवार है सूर्य के, ये सारे परिवार हैं, ये पूरे परिवार को सौरमंडल कहते हैं। अब ये सौरमंडल भी एक दूसरे बड़े परिवार का भाग है। उस परिवार को क्या कहते हैं? गैलेक्सी, आकाशगंगा, ठीक है। आकाशगंगा, अब सोच लीजिएगा, अभी देखिएगा मैं बताऊंगा तो कितना बड़ा है अभी आकाशगंगा।
और ऐसी ऐसी अरबों आकाश गंगाएं मिलाकर आपका बनता है क्या? पूरा ब्रह्मांड, अरबों आकाश गंगा। ठीक है, तो ब्रह्मांड जो है बहुत विस्तृत है, और इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से हम चलते हैं। ब्रह्मांड आखिर ये इसका जन्म कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो इस संबंध में बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, लेकिन हमको जिस सिद्धांत पे फोकस करना है, जो आज के डेट में सबसे ज्यादा प्रचलित है, उस सिद्धांत को कहा जाता है महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत, या इसी को जो है बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। बिग बैंग सिद्धांत, महाविस्फोट या बिग बैंग सिद्धांत। ठीक है, इसका जो प्रतिपादन किया था, यानी जिस व्यक्ति ने इसे दिया था, जिस वैज्ञानिक ने इसे दिया था, उनका नाम है जॉर्ज लेमेंटेयर। जॉर्ज लेमेंटेयर, थोड़ा सा हिल रहा है, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, जॉर्ज लेमेंटेयर ये जो है, इन्होंने ये बिग बैंग सिद्धांत दिया था, और 1927 ईस्वी में इन्होंने दिया था। ठीक है, तो जॉर्ज लेमेंटेयर ने बिग बैंग सिद्धांत दिया था। अब बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार क्या है, यानी बिग बैंग सिद्धांत जो कहता है कि इसी एक महाविस्फोट की वजह से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। इनका कहना यह है कि पूरा जो आज आप ब्रह्मांड देख रहे हैं, इतना बड़ा, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं, वो वास्तव में एक छोटे से मटर के दाने के बराबर एक बिंदु पर केंद्रित था। ठीक है, ये एक बिंदु पर केंद्रित था, और बहुत ही डेंस, अपार डेंसिटी का ये, या अपार घनत्व का ये जो है बिंदु था। इससे ये जो है, इसमें कुछ वो हुआ, एक्सपेंशन हुआ, और कुछ ही सेकंड के अंदर ये जो है एक वॉलीबॉल के आकार में चेंज हो गया। उसके बाद बहुत बड़े एक दहकते एक बड़े गोले के रूप में, जिसका आकार बहुत बड़ा था, लाखों किलोमीटर, मिलियंस किलोमीटर में था। तो ये जो है एक बड़े गोले में, और ये चीज जो हुई ना, ये कुछ ही सेकंड में हो गई। यानी अभी समय जो है, ब्रह्मांड का समय, अभी उसकी आयु कुछ ही सेकंड हुई थी, उतने में ही जो है इतना बड़ा हो गया, और ये लगातार फैलता गया। इस सिद्धांत की पुष्टि के रूप में सबसे ज्यादा जो कहा जाता है, वो एडविन हब्बल ने जो ब्रह्मांड के विस्तार का सिद्धांत दिया था। एडविन हब्बल ने ये महसूस किया अपने अध्ययन द्वारा कि सारी आकाश गंगाएं, सारे तारे लगातार एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ठीक है, तो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो उनका कहना यह था कि ये दूर जाने की प्रक्रिया कहीं तो शुरू हुई होगी। जब आप उस पे ये लोग जाते हैं, वैज्ञानिक पीछे, तो ये पीछे जाके देखते हैं कि वास्तव में जो है, देखते नहीं है, अभी देखिए ये सब परिकल्पना है, लेकिन सबसे ज्यादा अभी तक जो वैज्ञानिक प्रमाणों द्वारा सिद्ध परिकल्पना है, वो यही दिख रही है। तो ये जो है, वो कहते हैं कि ये वास्तव में एक बहुत डेंस मटर के दाने के बराबर, यहां से ये जो है विस्तृत होना शुरू हुआ, और इस रूप में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज जो है ये विस्फोट होता गया। बहुत सारे इसमें से गैसें निकली, वो अलग अलग गैसें जो है अलग अलग जाके ऐसे जो है घूमने लगी, ऐसे। और ये जब गैसें घूमने लगी, तो ये जो है एक एक गैलेक्सी का इन्होंने निर्माण किया, एक एक गैलेक्सी का, और ऐसी अरबों गैलेक्सी पूरे ब्रह्मांड में है। अब आते हैं हम, इतना पॉइंट जरूर याद रखिएगा, बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटेयर 1927 ईस्वी में इन्होंने दिया था। ये इतने पॉइंट जो है कम से कम इतने से याद रखिएगा। अब आते हैं हम आकाश गंगा। हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है, ये जो है आकाश गंगा से, अरबों आकाश गंगाओं से मिलकर बना है। ठीक है, उन्हीं आकाश गंगाओं में एक आकाश गंगा है इन्हीं आकाश गंगाओं में एक आकाश गंगा है, उसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी, इसी को कई बार जो है मिल्की वे भी कह दिया जाता है, लेकिन मिल्की वे और मंदाकिनी में थोड़ा सा अंतर है, हम आपको बता दें थोड़ा सा। मंदाकिनी ये जो है
ये पूरा जो हमारी गैलेक्सी है कुछ सर्पिलाकार है ऐसी, ये याद रखिएगा। सर्पिलाकार मतलब जो कुंडली मार के सर्प बैठा उस तरीके का। कई बार जो है हम भी जब शुरू शुरू में पढ़ते थे तो मुझे लगता था कि सर्पिलाकार अक्सर सर्प की आकृति हम लोग ऐसे बनाते हैं, वो नहीं, जैसे कुंडली मार के सर्प बैठा रहता है वैसे जो है इसकी आकृति है, ठीक है, सर्पिलाकार, और जिसमें 3 भुजाएं हैं, ठीक, मंदाकिनी। अब ये पूरी जो है गैलेक्सी को मंदाकिनी कहा जाता है, लेकिन हम पृथ्वी से जब आसमान में देखते हैं, चाहे दूरबीन द्वारा चाहे जिस भी तरीके से जब देखते हैं, तो जितना भाग हमको इससे दिखाई दे जाता है, जितना भाग हमको जो है अपनी आकाशगंगा का दिखाई दे जाता है, उसको जो है मिल्की वे कहा जाता है। और मंदाकिनी क्या है, पूरे गैलेक्सी को मंदाकिनी कहते हैं, ठीक है। ये मंदाकिनी की आकृति जो है सर्पिलाकार है, इस पर क्वेश्चन पूछ चुका है, आप ध्यान दीजिएगा। हम इसी ग्रुप पर ही जो है हम वो क्वेश्चन भेज देंगे आपको, पीसीएस में या किसी एग्जाम में, मतलब पीसीएस लेवल के ही किसी एग्जाम में पूछा था कि हमारी मंदाकिनी की आकृति क्या है, तो याद रखिएगा सर्पिलाकार, यही शब्द आपको लिखना है। लेकिन सर्पिलाकार ये स्नेक उस तरीके से नहीं, इंग्लिश इसका होगा ना स्पाइरल। ये इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूं ना कि देखिए एग्जामिनेशन में जिस तरीके से हम लोग दिए हैं, जो हम लोग का अनुभव है, कई बार क्या करता है ना कि ऑप्शन आपको जो हिंदी वाला पोर्शन होगा, इंग्लिश में हिंदी में दोनों में लिखा रहता है, ऑप्शन आपको जो है ना सर्पिलाकार न लिख के आपको क्या लिखेगा, ऐसे ही देवनागरी लिपि में लिखेगा स्पाइरल, ऐसे लिख देगा। 4 ऑप्शन देगा ABCD, ठीक है, स्पाइरल, सर्कुलर, या इस तरीके से जो है 4 ऑप्शन आपको दे देगा, तो स्पाइरल ऐसे लिख देगा। अब आप अगर आप ये सर्पिलाकार की इंग्लिश नहीं जानते रहेंगे, इसमें जो है स्पाइरल, तो आप ये कहेंगे ये क्या दे दिया गया, हमको तो सर पढ़ाए थे बताए थे सर्पिलाकार, इसमें सर्पिलाकार कहीं लिखा ही नहीं है। तो ये चीज आप जब भी पढ़िए ये चीज याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है कई बार आपको कंफ्यूज कराने के लिए, आपका क्वेश्चन गलत कराने के लिए भी दिया जाता है। गलत कराने का सेंस ये है कि आप कितने ध्यान से उसको पढ़ते हैं, उसका इंग्लिश वर्जन भी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, उसको ठीक से समझते हैं कि नहीं समझते हैं, ये भी कई बार इनका प्रयास होता है। ध्यान दीजिएगा कि अगर इस तरीके से ऑप्शन आए तब आप स्पाइरल लगाएंगे, और अगर हिंदी में सर्पिलाकार आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, सर्पिलाकार आप लगा देंगे, ठीक है। तो पहली चीज मंदाकिनी की जो आकृति है वो क्या है, सर्पिलाकार है, ठीक है। अब ये सर्पिलाकार आकृति है, और इस जो आकृति है इसमें 3 भुजाएं हैं, ठीक है, ऐसे करेंगे 3 भुजाएं इसकी रहेंगी, 1 2 3, ये थोड़ा सा बनाने में दिक्कत हो गया, आप ये समझ जाइएगा। 3 भुजाएं रहेंगी, जो सबसे बाहरी भुजा है ना, सबसे बाहरी भुजा में नए तारों का जन्म होता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि मंदाकिनी की 3 भुजाओं में से किस भुजा में नए तारों का जन्म होता है, तो सबसे बाहरी भुजा में होता है। पहला पॉइंट आप याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट कि हमारा सौर मंडल मंदाकिनी की किस भुजा में है, तो ये आपका जो है, जो हमारा सौर मंडल है यानी सूर्य और उसके सारा जो परिवार है, यानी सारे चक्कर लगाने वाले, उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रह, ग्रहों के उपग्रह और क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु, ये हम आप जब सौरमंडल पढ़ाएंगे तो वहां पे हम आपको बताएंगे। तो क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उपग्रह, ग्रह और सूर्य जो उसका केंद्र है, ठीक है। तो ये सब जो है ये स्थित है मध्य भुजा में, ठीक है। अब आप कहेंगे कि फिर तीसरी लास्ट भुजा जो है ना, वहां पे जो तारे बहुत पहले निर्मित हुए थे, जिनका जीवन समाप्त होने वाला है या समाप्त हो चुका है, तब तो ये बीच में ब्लैक होल में चले जाएंगे, ठीक है। अभी मैं ब्लैक होल की बात करूंगा, ब्लैक होल में चले जाएंगे। वो लास्ट उनकी स्टेज यही है कि वो जो है फिर समाप्त होते होते लास्ट में ब्लैक होल में चले जाते। जो यहाँ पे ब्लैक होल है, यहाँ पे उसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं। तो 3 पॉइंट्स आप ये याद रखिए कि नए तारों का जन्म होता है बाहरी भुजा में, हमारा सौरमंडल है बीच वाली भुजा में, और
जो इसके केंद्र में ब्लैक होल। अब देखिए जरा सा कि ये जो पूरा है, आपको मैंने बताया, ये मंदाकिनी भी इस तरीके से घूम रही है घूर्णन कर। जितने इसके, ये केवल हमारा ये सौरमंडल, ये सूरज ही नहीं है, ऐसे ऐसे 100 अरब से अधिक, कुछ किताबों में ऐसे भी लिखा है 100 से 400 अरब से अधिक जो है तारे हैं। और हमारा सूर्य क्या है? सूर्य भी तो एक तारा है, सूर्य भी एक तारा है। वैसे वैसे बहुत सारे तारे हैं। अब उनका परिवार कितना बड़ा है, परिवार है भी कि नहीं, ये अध्ययन की विषय वस्तु होगी, उधर अभी हमको जाना नहीं है। ठीक है, तो जैसे हमारा सूर्य एक तारा है और ये इसका पूरा परिवार है, वैसे हो सकता है कि और भी तारे हों। कुछ तारे नए होंगे, कुछ तारे जो है पुराने होंगे, और कुछ तारे जैसे हमारा सूर्य है मध्यम युवावस्था जिसको कहते हैं, युवावस्था में होंगे। तो ऐसे ऐसे जो है पूरे ये तारों का एक समूह है। और ये तारे भी जो है इसके केंद्र की, मंदाकिनी के केंद्र की परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, लगातार परिक्रमा कर रहे हैं। अपना सूर्य भी इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ परिक्रमा ही परिक्रमा हो रही। आप यहाँ पे देख लीजिए, पूरा सौरमंडल, अपने सौरमंडल की सिर्फ बात करें, सूर्य सहित उसके सारे ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्रग्रह, ये पूरा सौरमंडल जो है मंदाकिनी के केंद्र की परिक्रमा कर। फिर सूरज की परिक्रमा सारे उसके ग्रह कर रहे हैं, जिसमें आपकी पृथ्वी भी है। इन ग्रहों की परिक्रमा वो प्लेनेट, वो सॉरी सैटेलाइट कर रहे हैं, उपग्रह जो है वो कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे पूरी परिक्रमा ही परिक्रमा पूरे उसमें है। तो अपने पॉइंट पे हम लोग आते हैं। ये सूरज जो है यहाँ पे है, ऐसे बहुत सारे तारे हैं। सूर्य भी एक तारा है, और सूर्य के सबसे नजदीक तारा कौन सा है, तो क्या कहेंगे, क्या नाम है उसका? प्रॉक्सिमा सेंटोरी। एक जगह सेंचुरी लिखा है, तो वो उच्चारण में अपना जैसे जो लोग उच्चारण करें, प्रॉक्सिमा सेंटोरी। ये जो है सूर्य के सबसे निकट स्थित तारा है, और इसकी दूरी जो है पृथ्वी, सॉरी सूर्य से या पृथ्वी से, कई किताबों में पृथ्वी भी लिखा है, कई किताबों में सूर्य भी लिखा है, तो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो कभी उससे दूरी जो है बहुत थोड़ी कम हो जाएगी, या कभी दूरी अधिक हो जाएगी, लेकिन वो दूरी जब आप सूर्य और उस तारे के बीच की दूरी देखेंगे तो उसके कंपैरिजन में बहुत कम। अब इसकी दूरी जो है सूर्य से 4 प्रकाश वर्ष दूर है। ये दूरी जो है 4 प्रकाश वर्ष, ठीक है। अब 4 प्रकाश वर्ष की दूरी है, ये एक शब्द आ गया आपका प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। देखिए लिखा है वर्ष, ये भी पूछ चुका है आपके एग्जाम में, ये भी पूछ चुका है कि निम्न में से कौन दूरी का मात्रक है, या प्रकाश वर्ष निम्न में से किसका मात्रक है। तो याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, खगोलीय दूरी का मात्रक है। बहुत ज्यादा ये दूरी है, बहुत बड़ी दूरी मापना होगा तो वही प्रकाश वर्ष का वो करेंगे। अब प्रकाश वर्ष है क्या, परिभाषित कैसे करें कि सूर्य का प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है। सूर्य के प्रकाश की स्पीड निर्वात में आप जानते हैं लगभग 3 लाख मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसकी जो है दूरी है 3 लाख किलो, इसकी जो स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। एक सेकेंड में अगर वो 3 लाख किलोमीटर चला जाता है, सोचिएगा तो 1 घंटे में कितना जाएगा, 60 का गुणा कीजिए, फिर सॉरी 1 मिनट में कितना जाएगा, 60 का गुणा कीजिए, फिर 1 घंटे में कितना जाएगा, फिर 60 का गुणा कीजिए, फिर 24 घंटे यानी 1 दिन में कितना जाएगा, तो 24 का गुणा कीजिए, और फिर जो है 1 साल में कितना जाएगा, 365 का गुणा कीजिए। जो दूरी आएगी वही दूरी क्या होगी, कि वही दूरी कहलाएगी 1 प्रकाश वर्ष। इसका आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है। ये जो 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है
एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू, ये पॉइंट है, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ये ध्यान दीजिएगा, मात्रक पे जरूर ध्यान दीजिएगा। अभी मैं जब आपको बता रहा था तो प्रकाश की स्पीड बता रहा था, उसमें जो है मीटर मैंने कर दिया था, वो गलत हो जाएगा। मात्रक पे भी क्वेश्चन कई बार आपको कंफ्यूज कर देता है। मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था, ऐसे ही जल्दबाजी में, ह्यूमन एरर होता है, ऐसा नहीं कि आप निकाल नहीं पाएंगे, जल्दबाजी में गलत हो गया था। इसीलिए मुझे ये चीज हमेशा याद रहती है कि ये किलोमीटर, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। अब यही अगर मीटर में दिया रहेगा आपको ऑप्शन, तो ये रहेगा क्या, 10⁻15 मीटर। तो मात्रक जरूर देखिएगा ऑप्शन में कि मात्रक जो है किलोमीटर में दिया है। आपको क्या करेगा, ऑप्शन जब देगा तो वहां पर क्या करेगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, शुरू में लिखेगा 9.46 इंटू 10⁻12 मीटर। दूसरा ऑप्शन देगा 9.46 इंटू 10⁻15 किलोमीटर। अगर आप मात्रक पे ध्यान नहीं दिए रहेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं ना, पहला ही ऑप्शन आंख बंद करके लगा के चले आएंगे। हम भी ऐसे ही किए, ठीक है। उसमें मीटर या मिलीमीटर में कुछ इस तरीके से वो किया था, उस चीज को मैंने ध्यान नहीं दिया, बस वही देखा क्या रहा, ये तो इतना बड़ा आसान है, तो उसको जो है मैं ट्रिक करके चलाया था, मेरा क्वेश्चन गलत। तो यहाँ पर अगर ये किलोमीटर लिखा रहेगा और इसको अगर आप ट्रिक करके चले आएंगे, 10⁻15 किलोमीटर लिखा रहेगा, इसको ट्रिक करके चले आएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत आएगा। घर वहां से बड़े खुश खुश निकलेंगे कि ये क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन मेरा सही है। बाहर आएंगे, कोई लड़का बताएगा जो ध्यान से देखा हुआ होता है, अरे यार ये देखो, ये यहाँ पे मीटर लिखा हुआ है, तब आप सिर्फ पीट के रह जाएंगे, अरे इतना आसान क्वेश्चन। देखिए मैं जो कह रहा हूँ कि मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था, ऐसा नहीं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उस बार भी मैं सेलेक्ट हो गया था, लेकिन अभी भी मुझे इतना अफसोस होता है कि मैंने देखा क्यों नहीं। क्वेश्चन सिलेक्शन होना ना होना वो तो एक बात है ही है, उस वजह से रुक जाए तब तो बहुत बड़ा अफसोस होगा, लेकिन अगर हो भी जाए तो ये क्वेश्चन सिर्फ अपनी एक जल्दबाजी की वजह से गलत हो जाना, वो आपको बड़ा याद रहेगा, अरे ये मैंने गलत किया। इसीलिए आज ये मुझे याद है। एक दो चीजें इसमें हम और बताएंगे यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन गलत ना हो, ये सब चीजें ध्यान देने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में आप क्या करते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। बहुत पढ़े हैं, एग्जामिनेशन हॉल में आपका परफॉर्मेंस क्या है, वहां पे निर्भर करता है। हम बहुत पढ़े हैं, जब हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं तो हम आपको समझा पा रहे हैं कि नहीं समझा पा रहे हैं, फर्क इसका है। बाकी हम कितने भी विद्वान हैं, कितने भी नहीं हैं, उसका मतलब नहीं। हम आपको समझा पाए कि अगर पढ़ा रहे हैं, एज ए टीचर हम यहाँ खड़े हैं, अगर आपको समझा पा रहे हैं तब तो हमारी सफलता है। और हम कितना भी पढ़े हैं, कितनी भी जानकारी हम आपको समझा नहीं पा रहे हैं, तो ये जो 1 घंटे 1.5 घंटे का समय है ना, ये पूरा बेकार गया। ठीक है, तो आवाज अगर क्लियर नहीं आएगी तो बोल दीजिएगा। चलिए, तो इससे हम एक और चीज बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? जी, थैंक यू। 10⁻12 किलोमीटर मैंने लिखा था। 2-3 मात्रक अक्सर आजकल यूज में आप देखते होंगे, मिलियन, बिलियन, और ट्रिलियन। मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन, ये तीनों को भी याद रखिएगा। हो सकता है मात्रक आपको मिलियन, बिलियन या ट्रिलियन दे दीजिए। ठीक है, तो जो मिलियन होता है ना, वेरी सिंपल, बहुत आसान है, 10⁻6 याद रखिएगा, 10 लाख। ठीक है, इतना आप जानते हैं। बिलियन 3 बढ़ाते जाइए, जो पावर है ना, घात है जिसको हिंदी में कहते हैं, उसको 3 बढ़ाते हैं, 10⁹ और 10⁻12। 10⁶ रहेगा तो वो उसको मिलियन भी लिख सकता है, 10⁹ रहेगा बिलियन लिख सकता है, 10⁻12 रहेगा ट्रिलियन लिख सकता है। ठीक है, अगर इसको लिख दे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, अब मान लीजिए इसको हटा के आपसे क्या लिख दिया कि 9.46 मिलियन किलोमीटर,
ठीक है, दूसरा दे दिया बिलियन किलोमीटर, तीसरा दे दिया ट्रिलियन किलोमीटर, चौथा लाख किलोमीटर। अब आप कहेंगे कि बिलियन बिलियन ट्रिलियन हमको मालूम नहीं, ठीक है। तो ये अगर हमने क्या लिखा था, 10⁻12 लिखा था ना, 10⁻12 लिखा था, तो इसको लिखेगा तो ट्रिलियन ही लिखेगा। 9.46 इंटू नहीं लिखेगा तब 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। तो ये चीज भी ध्यान दीजिएगा कि अगर मात्रक चेंज करके देता है तो इसमें आपका क्वेश्चन ना गलत होंगे, ठीक है। खगोलीय दूरी का मात्रक है, एक और दूरी होती है पारसेक। पारसेक, इसका भी नाम सुने होंगे आप। और इससे क्वेश्चन क्या पूछता है, सीधे पूछता है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, तो ये इससे भी बड़ा है। और ये कितना है, बस प्रकाश वर्ष के सेंस में जान लीजिए, 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष। अब एग्जैक्ट हमको ये याद नहीं आ रहा है कि इसका एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, बुक्स में दिया है, अब चाहे नेट पर भी सर्च करेंगे मिल जाएगा। लेकिन ये होता है कि 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर 1 पारसेक। ये दूरी का मतलब इस ब्रह्मांड में दूरी का सबसे बड़ा मात्रा है। ये सब दूरियां जो है ना, ये खगोलीय दूरियां ही हैं, यानी वो सब दूरियां मापने के लिए ही इनका प्रयोग होता है। बाकी पृथ्वी पर इनका कहीं कोई उपयोग नहीं हो पाएगा, ठीक है। कोई ऐसी दूरी, इतनी दूरी कौन सी है पृथ्वी पर, आप चक्कर लगाते रहिए, इतना तो पृथ्वी का जो है वो परिधि नहीं है। परिधि से अधिक आप क्या जाएंगे पृथ्वी पर, घूमते घूमते चले जाएंगे, कई राउंड लगाएंगे, उससे क्या मतलब है। इतनी दूरी यहाँ पृथ्वी पर आपको नहीं मिलेगी। ये खगोलीय दूरियां मापने के लिए ही ये किया जाता है। तो ये प्रकाश वर्ष आप जान गए। मैंने आपको बताया प्रॉक्सिमा सेंटोरी जो सबसे नजदीकी तारा है सूर्य के, प्रॉक्सिमा सेंटोरी। दूसरा क्वेश्चन, आपकी मंदाकिनी के सबसे निकट स्थित मंदाकिनी कौन सी है, ठीक है। आपकी मंदाकिनी के, ऐसे मैंने आपको क्या बताया, मंदाकिनी मतलब आकाशगंगा। आपकी आकाशगंगा के सबसे निकट स्थित आकाशगंगा या इंग्लिश में कहेंगे गैलेक्सी कौन सी है, ठीक है। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछता है। और ये है आपके हिंदी में लिखता है देवयानी। देवयानी बगल की मंदाकिनी है, पड़ोसी मंदाकिनी है, इसका नाम है देवयानी। और इंग्लिश में लिखता है एंड्रोमेडा। देवयानी या एंड्रोमेडा ये सबसे निकट की मंदाकिनी है, सबसे निकट की मंदाकिनी है। तो दो चीजें आप यहाँ ध्यान लीजिए, सबसे निकट स्थित तारा पूछेगा तो आपको क्या बताना है, प्रॉक्सिमा सेंटोरी। दूरी अभी तक नहीं कहीं एग्जाम में हम देखे हैं, पूछा है, लेकिन हो सकता है कभी पूछ दे, तो आप वही 4 के आसपास देखिए, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे रहा है, कहीं 4.1 दे रहा है, कहीं 4.7 दे रहा है, और कहीं 4 ही दे रहा है, ठीक है। तो 4 के आसपास का जो भी ऑप्शन रहेगा वही आपको देगा, ऐसे नहीं देगा कि एकदम नजदीकी नहीं देता है, ठीक है। तो वो सबसे दूरी, वैसे वो पूछेगा ही नहीं, आपसे बस इतना ही पूछता है कि सूर्य के सबसे निकट स्थित तारा कौन सा है, तो प्रॉक्सिमा सेंटोरी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या पूछेगा, एक और चीज पूछ सकता है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा कौन सा है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा कौन सा है, कई बार जल्दबाजी में आप इसी को ट्रिक लगा देंगे, नहीं सूर्य होगा। यस यस, सूर्य ही होगा, वेरी गुड। सूर्य भी एक तारा है, ठीक है। तो सूर्य ही पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा है, तो सूर्य पे आप ट्रिक लगाइएगा। यहाँ मंदाकिनी हो गया, आकाशगंगा सबसे नजदीकी तारा हो गया, ठीक है, ये चीज। अब तारों के बारे में आप आइए, तो तारों का भी जीवन काल होता है। मैंने क्या बताया था गैलेक्सी में, कि गैलेक्सी का निर्माण होता है, ठीक है। पहले हाइड्रोजन के बादल जो है बनते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम के बादल बनते हैं, वो घूमते घूमते बीच में कंडे मतलब संकुचित होने लगते हैं, और धीरे धीरे जो है वहां पे क्या होता है कि अधिक दाब के कारण वहां टेम्परेचर बढ़ने लगता है, ठीक है। तो तारों का निर्माण होता है, फिर वो जो है धीरे धीरे जब वो बीच में टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो टेम्परेचर इतना अधिक बढ़ जाता है कि वहां पर के जो भी तत्व हैं वो क्या
पहुंच जाते हैं प्लाज्मा स्टेट में। ठीक है, प्लाज्मा स्टेट क्या है कि आप जानते हैं कि पदार्थ की सामान्य रूप से हम क्या पढ़ते हैं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं पढ़ते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, सामान्य रूप से हम ये पढ़ते हैं पदार्थ की 3 अवस्थाएं। ठोस है, टेम्परेचर बढ़ाइएगा, कुछ अपवादों को छोड़ दें तो यही क्रम रहता है, टेम्परेचर बढ़ाइएगा ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, बस इसके बाद हम नहीं। ठीक है, और बहुत टेम्परेचर जब आप बढ़ा दीजिएगा तो एक स्थिति आती है, वो होता है प्लाज्मा स्टेट। तो ये प्लाज्मा, और प्लाज्मा स्टेट में ही जो है नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमारा सूर्य है, इसी तरह अन्य तारों में भी जो उसका कोर भाग है, अभी सूर्य के बारे में जब हम आपको बताएंगे तो वहां बताएंगे कि उसका जो कोर भाग है वहां का टेम्परेचर है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। 15 मिलियन, देखिए मिलियन की उपयोगिता यहाँ पे आ गई, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अब इतने टेम्परेचर पर जो है कोई भी पदार्थ प्लाज्मा स्टेट में पहुंच जाता है और इस स्टेट में जो है नाभिकीय संलयन की क्रिया इजीली होती है। अब नाभिकीय संलयन में सूर्य में अगर आप देखेंगे तो उसका जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को नाभिकीय संलयन है क्या, 2 भारी नाभिक मिलकर, तो 2 हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण, तो 2 हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण वहां पे कर रहे हैं। ठीक है, सूर्य के केंद्र में, और उससे जो है तो मैं ये बता रहा था कि अगर आप ये सूर्य का मैंने बताया कि सूर्य के कोर का टेम्परेचर, अभी हम सूर्य के बारे में बताएंगे, पूरी संरचना बताएंगे। कोर का टेम्परेचर इतना है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, और इस टेम्परेचर पर जो है सभी पदार्थ प्लाज्मा स्टेट में पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब प्लाज्मा स्टेट में पहुंच जाते हैं, उसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, और आप जानते हैं कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन जो लोग फिजिक्स पढ़े हैं, इंटरमीडिएट तक भी पढ़े हैं, तो बता दिया जाता है नाभिकीय, जब नाभिकीय विखंडन बताया जाता है तो वहीं पे नाभिकीय संलयन भी बता दिया जाता है। जानते होंगे कि 2 हल्के नाभिक मिलकर और एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, और उससे असीम मात्रा में, अपार मात्रा में ऊर्जा एग्जॉस्ट होती है, और वही सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। वो ऊर्जा हमारे तक पहुंचती है, या जहां तक पहुंचती है वो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो ये सूर्य का जो कोर का टेम्परेचर है वो। ठीक, तो मैं ये बता रहा था कि यहाँ पर जो है वो तारों का निर्माण होता है, और धीरे धीरे तारे जो है युवावस्था में पहुंचते हैं, वृद्धावस्था में। ठीक, अब तारों के निर्माण संबंधित, तारों का अगर निर्माण होता है तो फिर युवावस्था में पहुंचते हैं, वृद्धावस्था में पहुंचते हैं, वृद्धावस्था में पहुंचने के बाद नष्ट हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, सूर्य भी हमारा एक तारा है, ये भी जो है अभी किस स्टेज में है, भ्रूण अवस्था में है, या युवावस्था में है, या वृद्धावस्था में है, ये चीज भी जानना जरूरी है। और सूर्य क्या कभी नष्ट होगा? बिल्कुल होगा। जैसे अगर बाकी तारे नष्ट हो रहे हैं, सूर्य भी एक तारा है, वो भी नष्ट होगा। तो नष्ट होगा तो क्या होगा? ठीक है, इस पर भी कुछ चीजें क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए सूर्य की कुल आयु जो है वो आगे हम जब सूर्य पढ़ाएंगे तो वहां पे एक बार और लिखवाएंगे ही, लगभग 10 अरब वर्ष है। 10 अरब वर्ष है। ठीक है, और वर्तमान समय में ये जो है लगभग अपनी आधी दूरी पूरी कर चुका है, यानी 4.7 अरब वर्ष का हो चुका है, यानी युवा अवस्था में ये। ठीक है, इसके बाद ये जो है धीरे धीरे, अभी लंबा समय है, देख लीजिए आप, लंबा समय है इसको वो करने में, लेकिन एक खगोलीय उसमें आधी उम्र जो है ये पूरी कर चुका है। हम लोग के जीवन काल के हिसाब से तो अभी कुछ नहीं है, बहुत समय है, हम लोग बहुत बार आएंगे जाएंगे, पता नहीं क्या होगा पृथ्वी का, वो अलग बात है। तो ये जो है 4.7 अरब वर्ष ये पूरे कर चुका है। अब जब इसकी मृत्यु होगी, वैज्ञानिक जो अपना वो बताए हैं कि एक स्टेज ये आ जाएगी, और मृत्यु कैसे होगी कि मैंने आपको बताया कि इसके केंद्र में नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही है। नाभिकीय संलयन में हो क्या रहा है कि हाइड्रोजन के 2 हल्के नाभिक मिलकर हीलियम में कन्वर्ट हो। ठीक है, तो हाइड्रोजन ही इसके केंद्र में जो नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही है, हाइड्रोजन ही उसका ईंधन है।
जब वो हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा, यानी सारा हाइड्रोजन जो है हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर नाभिकीय संलयन की क्रिया होगी नहीं, फिर वही इनकी स्टेज होगी धीरे धीरे उस तारे की, यानी हमारे सूर्य की मृत्यु की स्टेज। उसके बाद होगा क्या, जो वैज्ञानिक अपना बताए हैं उस हिसाब से बताया जा रहा है कि उसके बाद धीरे धीरे ये तारा जो है, इसका कलर जो है चेंज होकर लाल हो जाएगा और ये बढ़ने लगेगा, इसका आकार बढ़ने लगेगा, और आकार इतना बढ़ेगा कि जो भी हमारे आंतरिक ग्रह है, आंतरिक ग्रह जब हम आपको ग्रह पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे कि जो 8 ग्रह हैं इनमें से 4 बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन्हें आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। तो जो भी हमारे आंतरिक ग्रह हैं उसको ये सूर्य निगल जाएगा, यानी ये उसमें समा जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, ठीक है, ये उसमें समा जाएंगे। दूसरी स्थिति क्या होगी कि इसमें एक जो है जबरदस्त विस्फोट होगा, जबरदस्त विस्फोट होगा, जिसे जो है सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है, सुपरनोवा कहा जाएगा। और इस सुपरनोवा विस्फोट के बाद जो अवशेष बचेगा, ध्यान दीजिएगा, जो अवशेष बचेगा वही या तो श्वेत वामन, हम लिख दे रहे हैं, इस चीज को जरा ध्यान दीजिएगा, श्वेत वामन, जिसे व्हाइट ड्वार्फ कहा जाता है, व्हाइट ड्वार्फ, या तो इसमें कन्वर्ट होगा, या कृष्ण वामन, कृष्ण वामन, न्यूट्रॉन तारा, या ब्लैक होल। सब में मैंने यह कहा, ठीक है, या तो श्वेत वामन में कन्वर्ट होगा, या कृष्ण वामन में कन्वर्ट होगा, न्यूट्रॉन तारा में कन्वर्ट होगा, या ब्लैक होल में कन्वर्ट। ठीक, अब यहां समस्या आ जाती है कि अब आप कह रही है इसमें, अब आप हमको बताइए कि कौन सा तारा जो है श्वेत वामन में, या अपना सूर्य किस में कन्वर्ट होगा, या श्वेत वामन में, या कृष्ण वामन में, न्यूट्रॉन तारा में, या ब्लैक होल में। अब इसी समस्या को सुलझाया हमारे एक वैज्ञानिक, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1983 ईस्वी में, लेकिन यह सिद्धांत इन्होंने दिया था 1930 ईस्वी में ही, जिस वर्ष उनके चाचा श्री कौन, सीवी रमन, जिस वर्ष उनको नोबेल मिला था उसी वर्ष इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था 1930 ईस्वी में, यही बताया था कि कौन सा तारा श्वेत वामन में कन्वर्ट होगा अपने मृत्यु के बाद, कौन कृष्ण वामन में, कौन न्यूट्रॉन तारे के रूप में, कौन ब्लैक होल के रूप में। तो उन्होंने कहा कि अगर किसी तारे का सुपरनोवा विस्फोट के बाद, ये ध्यान दीजिएगा, सुपरनोवा विस्फोट के बाद जो अवशेष बचता है वो अगर सूर्य के द्रव्यमान के, सौर द्रव्यमान इसको हम लिख रहे हैं, सौर द्रव्यमान सौर द्रव्यमान गुणे 1.44, ठीक है, अगर इस द्रव्यमान से कम है, ध्यान दिया, सूर्य का द्रव्यमान अगर हम यम मान लें, अगर यम मान लें तो यम गुणे 1.44, अगर इस द्रव्यमान से कम है उस तारे का द्रव्यमान, तो ऐसी स्थिति में वह श्वेत वामन में कन्वर्ट हो, ठीक है, ये पहली चीज ये होगी। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, इसको ध्यान दीजिएगा कि सुपरनोवा विस्फोट के बाद जो अवशेष बचता है उसका द्रव्यमान अगर सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से कम है तो ऐसी स्थिति में वह तारा श्वेत वामन में कन्वर्ट होगा।
अगर वह द्रव्यमान जो अवशेष द्रव्यमान है, ध्यान दीजिएगा, अवशेष द्रव्यमान, न कि सूर्य का द्रव्यमान, उस तारे का द्रव्यमान नहीं बात हो रही है, वह अवशेष जो सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचता है, उस अवशेष का द्रव्यमान अगर इससे अधिक है, तब फिर ये कहते हैं क्या कि या तो कृष्ण वामन या न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल में कन्वर्ट, ठीक है, इसमें कन्वर्ट होगा। अब देखिए ये यहां भी एक समस्या आ जाती है। तो अगर वो कहते हैं कि अगर वह अवशेष द्रव्यमान 3 गुने से अधिक है, ऐसी स्थिति में ये कृष्ण वामन में अधिक है, ठीक है, उस तारे का द्रव्यमान जो है, उस अवशेष का द्रव्यमान बहुत अधिक है, तो वह अंततोगत्वा वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ब्लैक होल क्या है? अत्यधिक द्रव्यमान का, अत्यधिक द्रव्यमान, अत्यधिक घनत्व और अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति वाला एक ऐसा पॉइंट है जो अपने ऊपर अपने या अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आने वाले किसी भी वस्तु को, यहाँ तक कि प्रकाश को भी परावर्तित नहीं करता, परावर्तित नहीं करेगा उसको। जब परावर्तित नहीं करेगा तो वो जो है कैसा दिखेगा? काले रंग का। जो लोग साइंस फिजिक्स पढ़े हैं उनको जरा, वो लोग जरा ध्यान देंगे कि कोई भी बस एक क्वेश्चन पूछता है सामान्य रूप से, ये बोर्ड है, व्हाइट क्यों दिखाई दे रहा है? व्हाइट क्यों दिखाई दे रहा है? अब कोई ऐसे पूछेगा, कहेंगे अरे व्हाइट है तो व्हाइट दिखाई दे रहा है, लेकिन ये साइंस की भाषा नहीं। ये जो हम लिखे हैं वो ब्लैक क्यों दिखाई दे रहा है? कहेंगे ब्लैक में लिख रहे हैं तो ब्लैक दिखाई दे रहा है। ये रेड दिखाई दे रहा है, रेड क्यों दिखाई दे रहा है? कहेंगे आप रेड कलर से लिखे हैं, रेड दिखाई दे रहा है। ये साइंस की भाषा नहीं होगी। ये भाषा आप जो साइंस में बताएंगे ना, वो ये कहेंगे कि ये जो ऐसे मटेरियल का बना है, चाहे केमिकल चाहे जो भी चीज, ये पूरा अगर व्हाइट बोर्ड की बात करें, ये ऐसे मटेरियल का बना है जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के 7 रंगों को रिफ्लेक्ट कर दे, और 7 रंगों को जब रिफ्लेक्ट करेगा तो वो क्या होगा कि व्हाइट कलर का दिख रहा है। ये रेड कलर का दिख रहा है, तो ये क्या, इसकी व्याख्या क्या होगी? इसकी व्याख्या क्या होगी कि ये कुछ ऐसा केमिकल इसमें मिला हुआ है जो 7 रंगों में से 6 रंगों को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, केवल जो है रेड को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये रेड कलर का दिखाई दे रहा है। ब्लैक कलर का क्यों दिखाई दे रहा है? ब्लैक कलर मतलब सभी रंगों को, यानी पूरे प्रकाश को ही एब्जॉर्ब कर ले रहा है, इसलिए ये ब्लैक कलर का। वही चीज ब्लैक होल के बारे में, ये ध्यान दीजिएगा, जो अध्ययन किया गया है ना, ब्लैक होल वास्तव में किसी को नहीं दिखा, लेकिन उसके आसपास का जो गतिविधि है, जो भी वहां मटेरियल उपस्थित है, चाहे कोई खगोलीय पिंड है, उनके आधार पे एक अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर ये बीच में ब्लैक होल है। क्योंकि किसी भी चीज को ये इतनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है कि अगर इसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में वो आ जाता है तो वो उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, वो उसी में जाके समाहित हो जाता है। वो पिंड होगा चाहे कोई भी चीज होगी, यहाँ तक कि लाइट भी यहाँ पहुंचेगी तो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो ब्लैक कलर का दिखाई देगा, ठीक है। तो ये चीज ये ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा। अब ये कहा जाता है ना कि एक चीज जैसे कौन सा आपके दिमाग में आएगा, एक बुक में मैं देख रहा था तो वह लिखा हुआ था कि सर ये कैसे पता चलेगा कि कोई सुपरनोवा विस्फोट के बाद जो अवशेष बचेगा, किसी भी तारा में सुपरनोवा विस्फोट के बाद जो अवशेष बचेगा वह सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना है कि नहीं। तो इस पर अभी कोई स्पष्ट मत नहीं है, लेकिन एक अनुमानता कहा गया है कि अगर किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 8 गुना या उससे अधिक है, तो जब उस तारे में, यानी जिसका जो है 8 गुना या उससे अधिक है, जब उस तारे में ये सुपरनोवा विस्फोट होगा, उसके बाद जो अवशेष बचेगा ना, वो ये इससे अधिक ही होगा, ठीक है। तो वो जो है कृष्ण वामन, न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा, ठीक। तो ये ब्लैक होल के बारे में, तारे के जीवन के बारे में कि वो तारा जब मर जाएगा तो वो किस स्थिति में पहुंचेगा, वहां की बात होगी, ठीक है। ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा तो उस ब्लैक होल के इर्द गिर्द फिर जो हमारी गैलेक्सी है, एक तरीके से एक गैलेक्सी का निर्माण हो जाएगा। तो हमारी भी गैलेक्सी के केंद्र में, मैंने शुरू में ही बताया कि एक ब्लैक होल है, और उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो है तारे उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। जैसे सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, उससे बंधे होने के कारण सारे ग्रह उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, वैसे ही सारे तारे जो आप पूरी गैलेक्सी में देख रहे हैं वो क्या है, उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, ब्लैक होल की परिक्रमा कर रहे हैं।
तो ये ब्लैक होल के संदर्भ में ये कॉन्सेप्ट। तो अब हम गैलेक्सी पे आए थे। गैलेक्सी में मैंने आपको बता दिया कि हमारा गैलेक्सी, दो तीन चीजें पॉइंट देख लीजिए जो आप दिमाग में रखेंगे। गैलेक्सी का नाम है मंदाकिनी, ठीक है। उसका जो दृश्य भाग है, हमारी आंखों से जो दृश्य भाग है, उसको हम कहते हैं मिल्की वे कहते हैं, ठीक है। हमारी गैलेक्सी की बाहरी भुजा में नए तारों का निर्माण होता है, ठीक है। गैलेक्सी की मध्य भुजा में हमारा सौरमंडल स्थित है, और गैलेक्सी के केंद्र में, ठीक है, केंद्र के आसपास के तारे वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हैं, यानी वो जो है अब उनका सारा जो वो है ईंधन है वो समाप्त हो चुका है, जो हाइड्रोजन के रूप में ईंधन था। अब वो जो या तो न्यूट्रॉन तारे के रूप में, या कृष्ण वामन के रूप में, या श्वेत वामन के रूप में, या जिस भी रूप में वहां पे मौजूद है, और उसके बाद वो क्या है, उसमें समा जाएंगे, ब्लैक होल में ही समा जाएंगे। तो ये सबसे भीतरी भुजा की बात है, ठीक। तो ये गैलेक्सी के इतने। अब इस गैलेक्सी के सबसे निकट स्थित गैलेक्सी कौन है? वो है एंड्रोमेडा या देवयानी, ठीक है। एंड्रोमेडा देवयानी, उसकी दूरी कितनी है हमारी गैलेक्सी से, ये सामान्यतः पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप जान जाइए कि 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष। 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। अब आप कल्पना कर लीजिए, अभी मैंने शुरू में ही कहा था ना कि जैसे जैसे अब आप आगे पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपको लगेगा कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। हम अपनी कल्पना को कितना भी खींचें, हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अब देखिए ना, अभी हमारी गैलेक्सी की पड़ोसी गैलेक्सी, ठीक है, देवयानी, 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष, और ये प्रकाश, एक प्रकाश वर्ष ही जो है क्या है, 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर दूर, ठीक है। अब सोच लीजिए कि हमारे अभी बगल वाली जो आकाश गंगा है, वही इतनी दूर है कि उसका हम अंदाजा नहीं लगा। और ऐसी ऐसी अरबों आकाश गंगाएं पूरे ब्रह्मांड में स्थित हैं। अब कितना दूर होगा ये आप अंदाजा लगाइए। मेरे ख्याल से हम तो अभी तक वो अपनी कल्पना को उतना खींच ही नहीं पाए। तो ये बगल वाली जो मंदाकिनी है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि उसका नाम देवयानी है। क्वेश्चन आपसे उतना ही पूछेगा, इंग्लिश में लिखेगा तो एंड्रोमेडा लिखेगा, वो मैंने लिखवा दिया, बुक्स में भी आप देखेंगे। तो ये तारे का जन्म, उसकी अवस्था और फिर मृत्यु तक, ये मैंने आपको बता दिया। ब्लैक होल के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम अपने सौरमंडल पे। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा पॉइंट छूट रहा था। ब्लैक होल का जो एक दो पॉइंट्स है, इसको भी जरा ध्यान दीजिए। ब्लैक होल का जो केंद्रीय भाग है ना, उसको बल्ज कहा जाता है। सॉरी, ब्लैक होल है जो हमारी आकाश गंगा का जो केंद्रीय भाग है, जो मैंने ये बताया, इसको यहाँ ये क्षेत्र को बल्ज कहा जाता है, ठीक है। और इस बल्ज में ही जो है आपका ब्लैक होल स्थित है। सूरज की जो दूरी है इसके केंद्र से, वो है लगभग 32,000 प्रकाश वर्ष। 32,000 प्रकाश वर्ष सूरज की दूरी इससे है, ठीक है, इसके केंद्र से। और दूसरा एक क्वेश्चन क्या पूछता है कि सूर्य मंदाकिनी के केंद्र की परिक्रमा कितने समय में करता है? तो ये एक दो जगह कुछ और लिखा है, लेकिन हम हमारे उससे जो एक किताब है अथेंटिक है, उसमें लिखा है 25 करोड़ वर्ष। लगभग 25 करोड़ वर्ष में सूर्य मंदाकिनी के केंद्र की एक परिक्रमा करता है। और इस 25 करोड़ वर्ष को ही इसको कहा जाता है एक ब्रह्मांड वर्ष। ध्यान दीजिएगा, एक ब्रह्मांड वर्ष। तो ब्रह्मांड वर्ष अगर पूछ देता है तो ये, अगर सीधे ऑप्शन में आपको मान दिया हुआ है तो मान लीजिए। अगर पूछता है कि ब्रह्मांड वर्ष ऐसे लिख, हाँ हेलो सर, उसी को कॉस्मिक ईयर बोला जाता है क्या सर? हाँ, कॉस्मिक ईयर उसी को कहा जाता है क्या सर?
ब्रह्मांड हाँ वर्ष को। कॉस्मिक, यस 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 यस, हाँ कॉस्मिक ईयर भी जो है इसको वही कहा जाता है, ब्रह्मांड वर्ष को ही कॉस्मिक ईयर कहा जाता है। 25 करोड़ वर्ष में हमारा सूर्य जो है मंदाकिनी के केंद्र की परिक्रमा करता है और इसी को कॉस्मिक ईयर या ब्रह्मांड वर्ष भी कहा जाता है। ठीक है, इतना क्लियर। और इतने क्वेश्चन जो है सामान्य रूप से आपके गैलेक्सी से और इससे पूछेगा, और भी कहीं कोई क्वेश्चन वो होता है तो फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को अगर कुछ वो मिलेगा, क्वेश्चन इस तरीके से मिला जो छूटा हो तो पूछिएगा, उसको बताया जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सौर मंडल पे। सोलर सिस्टम जब आपके सामने मैंने चर्चा की तो ये तो अभी तक क्या था, बहुत कुछ था, अमूर्त था, जिसको हम ऐसे देखे नहीं है कभी। लेकिन सोलर सिस्टम में तो बहुत कुछ आप जानते हैं, पृथ्वी तो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, और पृथ्वी जानते हैं, चंद्रमा जानते हैं, बहुत कुछ उनके बारे में पढ़े हैं, बहुत कुछ आप देख भी सकते हैं, तो बहुत कुछ चीजें जो है इसमें जानते हैं। तो यहाँ जब आते हैं ना तो आपको लगता है कि अब अपने क्षेत्र में आ गए। जैसे आप कहीं दूर से चलिए ना, कहीं बाहर गए हैं पढ़ने के लिए या अन्य किसी उससे, तो जब आप आते हैं, जैसे इलाहाबाद से आ रहे हैं और जब ये बेलथरा से आगे बढ़िए, वैसे ही जब आप ये सारा घूम के ब्रह्मांड और गैलेक्सी वगैरह घूम के जब सौर मंडल में आते हैं ना, तो आपको लग रहा है कि अब अपना इलाका आ गया, अब जल्दी ही जो है अपने घर पहुंचेंगे। तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है। सौर मंडल क्या है? ये जो है हमारा सौर मंडल जो गठित होता है सूर्य, ग्रह, उपग्रह, इसके बाद दो और हैं क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु। इतने के बारे में हम लोग को पढ़ना है सोलर सिस्टम। अब इस पूरे उसमें जो है सबसे प्रधान स्थिति सूर्य की है। ठीक है, सूर्य के इर्द गिर्द ही इन सब का अपना अस्तित्व है। ठीक है, ग्रह किसको कहेंगे? जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, सामान्य परिभाषा दे रहे हैं। अभी जब ग्रह को और थोड़ा सा डिफाइन करेंगे ना, जब प्लूटो वाली बात आएगी, वहां पे देखिएगा ग्रह की परिभाषा बदली गई है, तभी प्लूटो को निकाला गया है ग्रह से। ऐसा नहीं, देखिए कहते हैं ना कि प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल, ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। उसको ऐसा थोड़ा कि आप जो है पकड़ के ऐसे कहे तुम हटो, वो अभी भी वहीं पे है, बस उसको अब ग्रह कहा नहीं जाएगा, घूम रहा है वैसे ही। अभी हम लोग के इतनी वो नहीं है कि उसको ऐसे हटा के जो है किनारे कर दिए, नहीं, वो वहीं पे घूम रहा है। तो सामान्य रूप से हम बताते हैं जो भी खगोलीय पिंड सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। ये एक लाइन वाली परिभाषा, लेकिन एक लाइन में इसकी परिभाषा नहीं है, परिभाषा बदली है। उपग्रह क्या है? जो ग्रहों की परिक्रमा कर रहे हैं। क्षुद्र ग्रह क्या है? आप देखेंगे ये भी, देखिए ग्रह शब्द लगा है, ग्रह शब्द लगा है, यानी जो है ये भी परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन ये आकार में इतने छोटे हैं। पहली बात, आकार में छोटे हैं, इनका निश्चित मार्ग नहीं है, कई बार ये अपना मार्ग बदल देते हैं। और आप जानते हैं कि मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच जो है ये बहुत सारे इस तरीके के एस्टेरॉइड या क्षुद्र पाए जाते हैं। धूमकेतु, इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आएंगे सूर्य पर। ठीक है, 2-3 पॉइंट आप पढ़े ही होंगे सबको। अगर आप कंपटीशन तैयारी करते हैं तो ये चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, जरूर जानना चाहिए। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, करोड़ लिखे। ठीक है, मात्रक यहाँ ध्यान दीजिएगा, मात्रक चेंज करके कैसे क्या कर सकता है। तो मिलियन में चेंज करेगा तब क्या हो जाएगा, ये आपके लिए एक तरीके से होमवर्क है। आप अपने इसको बदल के पूरा लिख लीजिएगा, कन्वर्ट करके, ताकि एग्जामिनेशन में आपको ये ध्यान रहे कि मात्रक दिया है मिलियन में या लाख में, तब क्या हो जाएगा। ठीक है, ये दशमलव इधर उधर खिंचेगा, मिलियन मिलियन जिस भी तरीके से हो आप इसको कन्वर्ट करके मुक्त कर दीजिएगा।
बिलियन में नहीं पूछेगा क्योंकि ये इधर आ जाएगा दशमलव, तो उससे नहीं पूछेगा, लेकिन इधर पूछेगा। लाख में भी कई बार दे देता है कि 1496 लाख किलोमीटर ऐसे दे देगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 1496 याद रखे हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो इतना तो वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में और वहाँ पे इतना तो आपका जो है कॉमन सेंस इस्तेमाल करना ही होता है, इतना कर ले जाएंगे आप। तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी, और इसको ये ध्यान दीजिएगा, इसी को कहा जाता है ना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहा जाता है। एक और मात्रक बता दिए, खगोलीय दूरी। एक खगोलीय दूरी का मान पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के बराबर है। इसको ये बना ही दिया गया है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 3 मात्रक आपके हो गए खगोलीय दूरियों के बारे में। प्रकाश पारसेक सबसे बड़ा, उससे छोटा प्रकाश वर्ष, और उससे छोटा एक आ गया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, या हिंदी में इसको खगोलीय दूरी कहेंगे, ये नाम लग रहा है। और इसका मान कितना होता है, यही जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है 14,900 करोड़ किलोमीटर, ये याद रखिएगा। ठीक, सूर्य और पृथ्वी, सूर्य का जो व्यास है वह है 13,92,000 किलोमीटर, 13,92,000 किलो। ये जो है इसका व्यास है, देख लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए और उसके हिसाब से जो है इस पे हम आगे चर्चा करें। अब सूर्य के सूर्य क्या है, एक गैसीय गोला है, गैस का गोला है। अब आप जान ही रहे हैं जितना टेम्परेचर है वहां पर, जितना सूर्य का टेम्परेचर है, इसके कोर का टेम्परेचर अभी आपको बता दें, कोर का टेम्परेचर अभी मैंने आपको बताया कि 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, और इसके सतह का जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस। अब इस टेम्परेचर पे कोई भी पदार्थ क्या रह पाएगा ठोस अवस्था में या द्रव अवस्था में, हमेशा गैसीय अवस्था है। यहाँ पर कोर में तो जो है प्लाज्मा स्टेट में, तो ये गैसीय अवस्था, ये गैस का गोला है। ठीक है, और इसकी ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन, और नाभिकीय संलयन की क्रिया कहाँ संपन्न हो रही है, इसके कोर। तो केंद्रीय भाग है, इसको कोर कहा जाता है या स्रोत भी कहा जाता है, वहां पर नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही है। ठीक है, अब सूर्य के बारे में और ये इतने फैक्ट्स आप जान गए। अब इसको जो है सूर्य की संरचना के बारे में थोड़ा बहुत जान लेना जरूरी है। उसमें से कुछ पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे जो एग्जामिनेशन के दृष्टि से जो है इंपॉर्टेंट होंगे। ये इसका कोर भाग है, केंद्रीय भाग। ठीक है, इसका टेम्परेचर बहुत अधिक है और यहीं पर नाभिकीय संलयन की क्रिया संपन्न हो रही है, जिसमें हाइड्रोजन जो है लगातार हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है नाभिकीय संलयन की क्रिया से। इसके जस्ट बाहर का एक क्षेत्र है, उसे कहा जाता है विकिरण मंडल, इसे कहा जाता है विकिरण मंडल। इसमें जो है एक्स किरणें, गामा किरणें, ठीक है, और फोटॉन का उत्सर्जन होता है यहाँ। ठीक, ये पॉइंट्स बस याद रखिएगा एग्जामिनेशन के दृष्टि से कि नाभिकीय संलयन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, यहाँ पर कोर भाग में। जो विकिरण मंडल है वहां पर एक्स किरण, गामा किरण और फोटॉन, और संवहन मंडल इसके बाद वाला भाग, संवहन मंडल। थोड़ा सा आइए, मतलब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कंफ्यूज अगर नहीं हो रहा हो तो यही सही है, लेकिन अगर कंफ्यूज हो रहा हो तो बस इसी में कि ये विकिरण मंडल संवहन मंडल में देख लीजिएगा, मैं भी देख लूंगा करेक्शन सभी का। ठीक है, तो ये संवहन मंडल, विकिरण मंडल, और ये संवहन मंडल में क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन की सेल्स है, वो कोशिका टाइप, जिनके माध्यम से ऊर्जा निकलती है। ऐसे ऐसी बहुत सारी हाइड्रोजन की सेल्स है, इनसे ऊर्जा निकलती है। तो हाइड्रोजन सेल्स कहाँ पाई जाती हैं, संवहन मंडल। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से मैं अगर बताऊं तो पहली चीज
रोड वाला तो आप जान ही गए, वहां पर नाविगेशन लेंस है। अगर पूछे कि निम्न में से किस भाग से, सूर्य के किस भाग से एक्स किरणें, गामा किरणें या फोटॉन किरणें कोई भी पूछे निकलती हैं, तो ये मंडल आप बताएंगे। किस भाग में जो है हाइड्रोजन के सेल्स पाए जाते हैं, तो ये आप संवहन मंडल बताएं। ठीक है, इतना ये पोर्शन हो गया। इसके बाद ये जो है प्रकाश मंडल है, ये थोड़ा सा यही वास्तव में एक तरीके से सूर्य की सतह है जिसको हम यहाँ से देखते हैं। प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर कहा जाता है इसको, प्रकाश मंडल कहा जाता है। और इस प्रकाश मंडल में ही यहीं पर जो है दो चीजें, फ्रॉनहोफर रेखाएं और सौर कलंक, सौर कलंक ये पाए जाते हैं, फ्रॉनहोफर रेखाएं और सौर कलंक। ठीक, तो सौर कलंक को कहा जाता है सन स्पॉट भी कहा जाता है। अब ये जो सौर कलंक है ना, ये प्रत्येक 11 वर्ष बाद दिखाई देते हैं। ठीक है, एक स्थान पर। वास्तव में सौर कलंक की अभी हम उसको हम समझा देंगे या नेक्स्ट उसमें समझा देंगे अगर समय नहीं बचा तो सौर कलंक आप बस इतना फिलहाल याद रखिए कि अगर आपसे पूछता है कि सौर कलंक सूर्य के किस भाग में दिखाई देता है, तो आप याद रखिएगा प्रकाश मंडल में, या प्रकाश मंडल हिंदी में रहेगा प्रकाश मंडल में, या इसी को इंग्लिश में फोटोस्फीयर भी कहा जाता है। प्रकाश मंडल में या फोटोस्फीयर में पाया जाता है। ठीक है, सौर कलंक और कितने वर्ष बाद दिखाई देता है, या सौर कलंक चक्र पूछेगा, सौर कलंक चक्र कितने दिन का होता है, तो 11 वर्ष मैंने बताया था। सौर कलंक चक्र, चक्र या साइकिल, ये होता है 11 वर्ष का। ठीक है, सौर कलंक चक्र जो है 11 वर्ष का होता है। ये हम आपको बताएंगे कैसे ये जो है क्रमशः एक ही स्थान पे नहीं दिखाई देता है। एक स्थान से ये आपके इसके सूर्य के इक्वेटर से शुरू होगा और 40 डिग्री अक्षांश तक ये जाएगा क्रमशः बढ़ते बढ़ते। पहले मान लीजिए इक्वेटर पे जिस दिन दिखाई दिया, उसके बाद जो है कुछ समय बाद ये दिखाई देगा थोड़ा सा ऊपर, यानी 10 डिग्री अक्षांश से 20 डिग्री अक्षांश, इस तरीके से करते करते जो है ये 40 डिग्री अक्षांश तक जाएगा और फिर 40 डिग्री। ये सूर्य के अक्षांश की बात कर रहा हूँ मैं, पृथ्वी पर अभी नहीं आया। सूर्य का भी इक्वेटर है और इक्वेटर के 40 डिग्री, इक्वेटर 0 डिग्री अक्षांश, और उसके बाद जो है 40 डिग्री अक्षांश तक ऊपर जाएगा, फिर जो है लौटेगा। तो 40 डिग्री अक्षांश तक जाने में 5.5 वर्ष का समय लगता है, और फिर लौटने में, लौटने का मतलब ये भी नहीं कि ये नहीं है कि मान लीजिए ये इक्वेटर है, यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। सूर्य का अगर ये इक्वेटर है और कुछ है, ये 40 डिग्री अक्षांश है, तो यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश पे अगर स्पॉट दिखाई दिया, तो ये नहीं कि यही जो है फिर खिसकेगा ऐसे। अगला जो सौर कलंक दिखाई देगा वो थोड़ा इस तरीके से करते करते 5.5 वर्ष बाद यहाँ पे 40 डिग्री अक्षांश, इससे ऊपर नहीं दिखाई दे। फिर जो है अगला सौर कलंक यहाँ पे, फिर यहाँ पे, इस तरीके से ये लौटेगा। तो टोटल जो साइकिल इसकी होती है 5.5 वर्ष, ये 40 डिग्री। ठीक है, तो ये जो है आपका 11 वर्ष का समय। तो आप बस याद रखिएगा सौर कलंक चक्र जो है 11 वर्ष का होता है, ये प्रकाश मंडल में दिखाई देता है। सबसे पहले इसकी खोज जो है गैलीलियो ने की थी। ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी याद रखिएगा। गैलीलियो ने की। ठीक है, अब ये प्रकाश मंडल के बाद का जो क्षेत्र है वो क्या है, सूरज का वायुमंडल है। ठीक है, वो सूरज का वायुमंडल है, जैसे पृथ्वी का अपना वायुमंडल है, वो सूरज का वायुमंडल। इस क्षेत्र में प्रकाश की लपटें, ये जो एनर्जी निकल रही है ना, ये जो है आग की लपटों की तरह जो है ये तमाम सारी निकलती है। ठीक,
अब जैसे जैसे ये निकलती है आगे, इसका क्या होता है ना, टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाता है। जब 4000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर, यहाँ पे तो 6000 है, मैंने आपको बताया कि सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस, ये घटते घटते जब 4000 तक पहुंचता है ना, जो ये ज्वाला निकल रही है, इसे सौर ज्वाला कहते हैं, जो ज्वाला निकल रही है वो क्या होता है, उसका टेम्परेचर जब 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है ना, तो उसके बाद जो है, अब इसकी जो इसके साथ गैसें आए उसकी एनर्जी उतनी नहीं रह जाती, ये सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण फिर वापस लौट आती। आप ये ध्यान दीजिएगा, ये गैसें लौट आती हैं, ना कि एनर्जी। एनर्जी तो आगे निकल जाती है, ठीक है। मैं आपके आगे बताऊंगा कि कभी कभी ये बहुत आगे तक निकल जाती हैं और ये आपके पृथ्वी और अन्य ग्रहों के वायुमंडल तक भी चली जाती हैं, और उसमें चर्चा करूंगा कि उसका क्या नाम दिया गया है और क्या होता है, आगे चर्चा करूंगा। आज अभी डिटेल, ये जब लौट आती है ना, लौट आती है तो इन आके फिर जब ये प्रकाश मंडल से मिलती हैं, इस समय क्या होता है कि इनका टेम्परेचर घट के 1500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और यहीं पर जो है आपको वो दिखता है जो सौर कलंकी हम आपके पास, जहां ये लौट के आए और आके जो है ये प्रकाश मंडल से फिर मिली, वहां पर इनका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, और यहीं पे सौर कलंक यानी रेड, वो सन स्पॉट जिसको कहते हैं ब्लैक कलर का, वो आपको दिखता है। तो कभी अगर आपसे ये पूछ देता है कि सौर कलंक का टेम्परेचर कितना होता है, तो आप हमारे से नहीं पूछेगा, लेकिन अगर पूछ देता है तो याद रखिएगा 1500 डिग्री सेल्सियस सौर कलंक का टेम्परेचर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसमें सौर कलंक हो गया, एक फ्राउनहोफर रेखा है, उसके बारे में भी हम बता देंगे, ठीक है। तो इतनी चीजें ये हो गई। ये जो सौर ज्वाला निकलती है, इसके बाद का एक बाहरी एकदम आवरण है, उसे कहा जाता है कोरोना, ठीक है। ये कोरोना सामान्य रूप से एक चमक वाला क्षेत्र है, ये कोरोना सामान्य रूप से नहीं हमको वैसे पता चलता है, लेकिन विशेष रूप से जब सूर्य ग्रहण, और सूर्य ग्रहण में भी पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ये कोरोना वाला भाग हम देखते हैं। आपसे कभी क्वेश्चन पूछा है कि डायमंड रिंग की घटना होती है, अंतरिक्ष में डायमंड रिंग की घटना होती है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि सूर्य को पूरा ढक लिया, पृथ्वी ने एकदम से ढक लिया, अब क्या होता है ना कि इसके चारों ओर एक हल्का सा आभा की तरह जो है प्रकाश हल्का सा दिखता रहता है, ठीक है, हल्का सा प्रकाश दिखता रहता है। और ये ऐसा तो है नहीं कि एकदम ढक के और डायरेक्ट हट गया, वो क्या होता है कि धीरे धीरे ये पृथ्वी इधर की ओर मान लीजिए और खिसकी, तो यहाँ पर अचानक से जब सूर्य का थोड़ा सा भाग जो है ढका हुआ जब दिखता है, तो अचानक से बड़ी तेजी से प्रकाश ऐसे निकलता है, थोड़ा सा भाग बहुत तेज चमकता हुआ निकलता है। और ऐसी स्थिति में ये क्या होता है, ये चारों ओर एक आभा मंडल है ही है, और बीच में ये ढका हुआ भाग ब्लैक कलर का दिख रहा है, और यहाँ से ये प्रकाश, तो ये जो है डायमंड रिंग की तरह दिखता है, और इसीलिए इसको जो है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय में इस घटना को डायमंड रिंग घटना कहा जाता है, ठीक है। इसको भी क्वेश्चन ये पूछ चुका है, इसको याद रखिएगा कि डायमंड रिंग की घटना पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय होती है। ऑप्शन में आपको चंद्र ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण, अर्ध सूर्य ग्रहण, अर्ध चंद्र ग्रहण, इससे जो भी देगा ये चीज याद रखिएगा। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आगे हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये सूर्य के बारे में इतनी चीजें, ये सौर ज्वाला है, ये निकलती है। अब ये सौर ज्वाला कभी कभी बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ जब निकलती है, तो ये कहाँ से चला जाता है, अन्य ग्रहों के जो भी आसपास के ग्रह हैं उनके वायुमंडल तक भी चला जाता है, ठीक है। और वायुमंडल में जब ये प्रवेश करता है, ये सौर ज्वाला अगर प्रवेश, वो एनर्जी जब प्रवेश करती है, तो उस स्थिति में पृथ्वी के वायुमंडल से एक घर्षण होता है और चमक भी उत्पन्न होती है। और वो चमक अगर उत्तरी ध्रुव के, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ऊपर होती है, तो उसको कहा जाता है अरोरा बोरियालिस। विवेक कितना टाइम बाकी है? 1 मिनट 30 सेकंड सर। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, हम इस पे चर्चा बाद में कर देंगे। अरोरा बोरियालिस, अगर ये उत्तरी ध्रुव पर
इस तरह की चमक उत्पन्न होती है, और जो आवाज आती है घर्षण के कारण उसको व्हिस्लर कहा जाता है। आईएएस में एक क्वेश्चन पूछ चुका है व्हिस्लर से संबंधित। ठीक है, हम आगे आपको, ये अरोरा है, ध्यान दीजिएगा। और अगला जो अगर दक्षिणी ध्रुव पे ये होता है तो इसको जो है अरोरा तो रहेगा ही, उसको ऑस्ट्रालिस कहा जाता है। ऑस्ट्रालिस आप याद रखेगा, आपके दक्षिण ध्रुव के पास जो है वो, या दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया है, तो उस आधार पे इसका नाम याद करने में आसानी है, ऑस्ट्रेलिया। अरोरा बोरियालिस अगर उत्तरी ध्रुव पे है, अरोरा ऑस्ट्रालिस। इससे आगे चर्चा कर देंगे इसको क्वेश्चन। एक व्हिस्लर जो शब्द बताया वो आईएएस में क्वेश्चन पूछ चुका है, इसको याद रखिएगा कि व्हिस्लर की घटना होती है ये, चाहे उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करे चाहे दक्षिणी ध्रुव में, घर्षण तो होगा ही, चमक उत्पन्न होगी ही होगी। तो जो आवाज उत्पन्न होती है, जिस भी तरीके की आवाज उत्पन्न होती है, कभी हमने अनुभव नहीं किया, तो वो जो है आवाज उत्पन्न होती है, उसको व्हिस्लर कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी चीजें मुझे लगता है कि